हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भूटान आपका अपने यूट्यूब चैनल भूटान पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे समुच्चय का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। इससे पिछली क्लास में बच्चों हमने बताया था आपको कि समुच्चय का निरूपण दो प्रकार से किया जाता है। पहला टाइप था बच्चों रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। इसके बारे में बच्चों हमने काफ़ी डिटेल में पिछली क्लास में आपको बता दिया है कि समुच्चय के निरूपण का रोस्टर या सारणीबद्ध रूप क्या होता है। आज की क्लास में हम बात करेंगे बच्चों समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। ये भी समुच्चय के निरूपण का एक प्रकार है, समुच्चय निर्माण रूप। बात समझ में आई? ये सारी चीज़ें बच्चों हमने आपको इससे पिछली क्लास में बताया था कि समुच्चय का निरूपण दो प्रकार से किया जाता है। पहला होता है रोस्टर रूप, दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। बात समझ में आई? आप बच्चों अगर हमारी वीडियो एक क्रम से नहीं देख रहे हैं तो सारी वीडियो एक क्रम से देखिए, तभी सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। अगर बच्चों आप पिछली वीडियो जिसमें हमने बताया था समुच्चय के निरूपण का रोस्टर रूप क्या होता है उसको नहीं देखे होंगे तो आपको आज की क्लास हो सकता है उतना अच्छे समझ में ना आए, जिसमें हम बताएंगे समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, समुच्चय के निरूपण का। बात समझ में आई? लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा रोस्टर रूप भी आपको बता दें, उसके बाद समुच्चय निर्माण रूप पे चर्चा करें। ठीक बच्चों? सेम यही उदाहरण बच्चों हमने पिछली क्लास में लिया था, फिर से यही उदाहरण लेकर हम समझा रहे हैं जिससे आप इन दोनों को कनेक्ट कर पाएं। ठीक है? अगर हम उदाहरण बदल देंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज्ड हो जाएं, इसलिए हमने सेम एग्जाम्पल लिया है। ठीक है? देखिए, 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। हमने आपको बताया था कि 14 को विभाजित करने वाली जो प्राकृत संख्याएं होंगी उनका जो संग्रह बनेगा प्राकृत संख्याओं का, हमने आपको बताया था बच्चों कि 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं का जो संग्रह बनेगा वो सुपरिभाषित भी होगा और समुच्चय भी बनाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कोई भी संग्रह अगर सुपरिभाषित होता है तो वह समुच्चय बनाता है। ठीक है? देखिए, 14 एक से विभाजित होगा क्योंकि एक से सारी संख्याएं विभाजित होती हैं। 2 से भी 14 विभाजित होगा बच्चों क्योंकि 2 के पहाड़ा में 14 आता है। 3 से क्या विभाजित होगा? नहीं, 3 के पहाड़े में 14 नहीं आता। 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से 14 विभाजित होगा। इसके बाद बच्चों डायरेक्ट 14 से 14 विभाजित होगा। इसके अलावा कोई और प्राकृत संख्याएं नहीं होगी जिससे 14 विभाजित होगा। बात समझ में आई? अब पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं जो हैं 1, 2, 7, 14, ये एक संग्रह बना। किसका? 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं का। हमने बताया था ये जो संग्रह बना ये संग्रह सुपरिभाषित संग्रह होगा। कैसा संग्रह होगा बच्चों? सुपरिभाषित। जब 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं का संग्रह सुपरिभाषित होगा तो ये सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय बनाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? आप सोच रहे होंगे हमने क्यों कह दिया कि 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं 1, 2, 7, 14 का जो संग्रह है ये संग्रह सुपरिभाषित होगा। क्योंकि 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं का जो संग्रह है इसके अलावा कोई और नहीं होगा, ये अकेला संग्रह बनेगा। कैसा संग्रह बनेगा? अकेला संग्रह। और जब भी किसी भी प्रश्न का उत्तर अकेला आता है, अकेला कहने का मतलब एक नहीं, अकेला संग्रह,
इस पूरे संग्रह को हम अकेला कहेंगे कि ये अकेला संग्रह है। तो जब भी किसी भी प्रश्न का उत्तर अकेला संग्रह बनाता है तो उस संग्रह को हम सुपरिभाषित संग्रह कहते हैं और वो सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। बात समझ में आ गई। अब आपने देखा कि 1, 2, 7, 14 ये जो 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं का संग्रह है ये समुच्चय बना रहा है। अब जब ये समुच्चय बना लिया तो इसे बच्चों हम दो प्रकार से निरूपित या प्रदर्शित कर सकते हैं। वो दो कौन से तरीके हैं? या तो इसे हम रोस्टर रूप में लिख दें या तो समुच्चय निर्माण रूप में। तो रोस्टर रूप में इस संग्रह को हम कैसे लिखते हैं ये पिछली क्लास में हमने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि इस सुपरिभाषित संग्रह को जिसे हम समुच्चय कह रहे हैं इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार से निरूपित करेंगे। चलिए हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि समुच्चय के निरूपण का रोस्टर रूप क्या होता है। इस समुच्चय को हम रोस्टर रूप में लिखकर आपको दिखा रहे हैं। समुच्चय के निरूपण का रोस्टर रूप क्या होता था बच्चों? सबसे पहले समुच्चय के जो अवयव होते हैं यहाँ 1, 2, 7 और 14 इस समुच्चय के अवयव हैं। तो हम क्या करते हैं रोस्टर रूप में सबसे पहले अवयव लिखते हैं। ये हमने अवयव लिख लिया 1, 2, 7, 14 ये सभी अवयव 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं हैं। बात समझ में आई? क्या इस प्रकार से लिखना ठीक होगा बच्चों? नहीं, समुच्चय के निरूपण के रोस्टर रूप में हम समुच्चय के सभी अवयवों को ये जो अवयव हैं इनको हम कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं। पहले 1, 2, 7, 14 समुच्चय के निरूपण के रोस्टर रूप में बच्चों हम क्या करते हैं सबसे पहले सभी अवयवों को कॉमा के द्वारा हम अलग कर लेते हैं। जब इन सभी अवयवों को हम कॉमा के द्वारा अलग कर लिए फिर इसे हम इस मझले कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं। बात समझ में आई? कहने का मतलब बच्चों जब भी किसी समुच्चय को हम ये जो संग्रह समुच्चय बना रहा था इस समुच्चय को जब हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे कि इन सभी अवयवों के बीच कॉमा का प्रयोग करेंगे। कॉमा का प्रयोग करने के बाद इन सभी अवयवों को इस मझले कोष्ठक के अंदर रख देते हैं बच्चों। ठीक, इसे हम मझला कोष्ठक कहते हैं। बात समझ में आई? इसे अगर आप बहुत ही विस्तृत तरीके से जानना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो देखिए। बच्चों आप अगर एक क्रम में सारी वीडियो देखेंगे आपको बहुत ही आनंद आएगा। पढ़ने में आपको लगेगा कि हम ऑनलाइन पढ़ ही नहीं रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि हम ऑफलाइन की क्लास में पढ़ रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल लेकर हम कनेक्ट करते हैं सारे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इस समुच्चय का इस प्रकार से निरूपण क्या कहला जाता है? समुच्चय का रोस्टर रूप। बात समझ में आई बच्चों? आपने देखा कि ये जो समुच्चय को प्रदर्शित करने का तरीका है इसे हम रोस्टर रूप कहते हैं। अब देखिए बच्चों ये समुच्चय है, आप अगर चाहें तो इसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर में कुछ मान भी सकते हैं। चलिए इस पूरे समुच्चय को हम कैपिटल ए मान लेते हैं। आपको ध्यान रखना बच्चों इस कंप्लीट समुच्चय को हम जो भी मानेंगे ABCD कुछ भी मानेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, लेकिन इसका जो नाम होगा वो कैपिटल लेटर में ही होगा। कभी भी इस प्रकार से आप नहीं लिखेंगे कि इस पूरे समुच्चय को आपने माना A और इस प्रकार से लिख दिया स्मॉल लेटर में। नहीं, इसका यूज हम एलिमेंट्स को लिखने के लिए करते हैं और इसका यूज हम नेम ऑफ सेट यानी समुच्चय का नाम लिखने के लिए करते हैं। बात समझ में आई? तो आपने देखा बच्चों इस समुच्चय को हमने रोस्टर रूप में लिख दिया। पहला तरीका आपको समझ में आ गया। अब हम दूसरे तरीके पे बात करेंगे जो आज की क्लास का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है समुच्चय का। देखिए 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या है? 1, 2, 7,
और 14। हम आपको बता दें बच्चों, जब भी आप समुच्चय के निरूपण का समुच्चय निर्माण रूप की बात करेंगे, आपको जो प्रश्न दिया जा रहा है, जैसे दिया गया ना 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यहीं से सारा काम हो जाएगा। आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। देखिए 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1, 2, 7 और 14। आपको पता है बच्चों कि 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं का ये जो समुच्चय बना 1, 2, 7, 14, इसमें एक विशेष गुण है। क्या है? इसमें विशेष गुण क्या है कि 1, 2, 7, 14 ये सभी 14 को विभाजित करने वाली क्या है? 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं हैं। क्या है? आपको बता दें बच्चों, ये जो अवयव है समुच्चय के 1, 2, 7 और 14, इसमें एक बहुत ही विशिष्ट गुण है। कहने का मतलब इन सभी का एक सर्वनिष्ठ गुण है। सर्वनिष्ठ कहने का मतलब जो सभी के अंदर है। वो कौन सा गुण है कि ये सभी 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं हैं। और बच्चों, हम समुच्चय का जब समुच्चय निर्माण रूप लिखते हैं तो हम उसी गुण के बारे में पता करते हैं सबसे पहले कि इनके अंदर आखिर वो कौन सा गुण है जो सभी के अंदर है। तो देखिए, अब हम इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। समुच्चय निर्माण रूप में हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, इस मझले कोष्ठक से शुरुआत करते हैं। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? x। क्या लिखते हैं? x। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ x लिखिए, x, y, z, a, b, c, d कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए। इसे आप इस प्रकार से नहीं लिखेंगे कि इस प्रकार से मझले कोष्ठक से आपने स्टार्ट किया फिर x लिखें, नहीं, इसे आप स्मॉल लेटर से ही लिखेंगे। बात समझ में आई? इसके बाद आप क्या करेंगे? कॉलन चिन्ह का उपयोग करेंगे। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? कॉलन चिन्ह। बात समझ में आई? इस समुच्चय को हम लिख रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप में। हमने पहले बच्चों इस समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखा, अब हम समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले बच्चों हम पता करते हैं इसके अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो इसके सभी अवयवों में हो। तो हमने पता कर लिया कि ये जो सभी अवयव हैं 1, 2, 7 और 14, ये 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं हैं। आप देख सकते हैं 1, 2, 7 और 14 के अलावा ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होगी जो 14 को विभाजित करेगी। बात समझ में आई? यह गुण केवल इन्हीं 4 प्राकृत संख्याओं के अंदर होगा, इसके अलावा किसी भी प्राकृत संख्या के अंदर नहीं होगा जो 14 को विभाजित करेगी। तो इसे अब हम समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस मझले कोष्ठक से शुरुआत करते हैं, फिर हम लिखते हैं x। जरूरी नहीं है कि आप x लिखिए, x, y, z कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम कॉलन चिन्ह का यूज करते हैं बच्चों। अब देखिए, फिर क्या करते हैं? x यहाँ क्या है? ये जितने भी अवयव है ना, x इनकी बात कर रहा। x का मतलब 1, 2, 7 और 14 है। अब हमें यहाँ बताना होगा कि x क्या है। तो बच्चों x क्या है? x क्या है? 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं। बात समझ में आई? x क्या है? 1, 2, 7 और 14, ये जो है ना, ये सभी x हैं। ये क्या है? 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं। तो हमें बताना पड़ेगा कि x क्या है? x 14 को विभाजित करने वाली एक
प्राकृत संख्या है। आपने बता दिया x क्या है। x का मतलब बच्चों समुच्चय के जितने भी अवयव होते हैं उनकी बात करता है x कॉलन चिन्ह, फिर हमें बताना है x है क्या। x 14 को विभाजित करने वाली एक प्राकृत संख्या है, आपने बता दिया। अब इस पूरे वर्णन को आप इफ मझले कोष्ठक से बंद कर देंगे। बात समझ में आई? तो समुच्चय का इस प्रकार से निरूपण बच्चों समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। बात समझ में आ गई आपको? आपको बता दें बच्चों कि कोई भी समुच्चय होगा वो अपने अंदर एक सर्वनिष्ठ गुण जरूर रखा होगा। जैसे यहाँ क्या गुण रखा था बच्चों कि इसके जितने भी अवयव हैं ये सभी 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं थी। ये सर्वनिष्ठ गुण है। क्या? सर्वनिष्ठ गुण। सर्वनिष्ठ गुण का मतलब क्या है बच्चों? गुण कहिए या गुणधर्म कहिए, एक ही बात है। सर्वनिष्ठ गुणधर्म का मतलब जो इसके सभी अवयवों के अंदर है। सभी अवयवों के अंदर कौन सा गुण है कि ये सभी 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं हैं। बात समझ में आई? आपने देखा बच्चों इस समुच्चय को हम समुच्चय निर्माण रूप में इस प्रकार से लिखते हैं। इसमें क्या करते हैं, मझले कोष्ठक से शुरुआत करते हैं, फिर लिखते हैं कोई भी एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर में, इसके बाद कॉलन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, फिर लिखते हैं आखिर x है क्या। x क्या है? समुच्चय के अवयव हैं। क्या है? समुच्चय के अवयव। बात समझ में आई? तो इन्हीं के बारे में हम लिखते हैं कि आखिर x होगा क्या। x 14 को विभाजित करने वाली एक प्राकृत संख्या है। फिर इसे इस मझले कोष्ठक से बंद कर देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस प्रकार से बच्चों समुच्चय का निरूपण जो है समुच्चय निर्माण रूप कहला जाएगा और इस प्रकार से निरूपण रोस्टर रूप कहला जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, चलिए इन सभी बातों को अब हम नोट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए बच्चों समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, इसे पिछली क्लास में हमने आपको नोट्स के रूप में लिखवा दिया था रोस्टर रूप। आज हम समुच्चय निर्माण रूप की बात करेंगे। समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। हमने क्या बताया था? किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। देखिए जैसे यहाँ ये समुच्चय है, इसके अवयवों में कौन सा गुणधर्म है कि ये 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, इसी की बात की जा रही है। समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय के बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। आपने देखा था कि 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं केवल यही हो सकती हैं। आप सोचें कि 8 इस समुच्चय के बाहर का अवयव है, क्या इसके अंदर एक गुण होगा कि 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्या होगी? प्राकृत संख्या तो है 8, लेकिन ये 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्या नहीं होगी। तो यही बोला जा रहा है कि किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय के बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। आपने देखा 1, 2, 7 और 14 के अलावा कोई और ऐसी प्राकृत संख्या नहीं है जो 14 को विभाजित कर सके। तो यही बात की जा रही है बच्चों इस लाइन में। इसीलिए समुच्चय निर्माण रूप में हम केवल अवयवों के सर्वनिष्ठ गुणधर्म का उल्लेख करते हैं। ये जो है बच्चों ये समुच्चय के उभयनिष्ठ गुणधर्म है जो सभी अवयव में है। ठीक है, और तत्वों को व्यक्तिगत रूप में नहीं लिखते हैं। कहने का मतलब क्या है बच्चों? देखिए आपने देखा था बच्चों जब हम समुच्चय के निरूपण के रोस्टर रूप की बात कर रहे थे तो इन सभी तत्वों को तत्व कहें या अवयव कहें या सदस्य कहें समुच्चय का, तीनों का एक ही मतलब है। तो इन सभी तत्वों को हमने व्यक्तिगत रूप में लिखा था कि 1, 2, 7 और 14 लिखा था, ये रोस्टर रूप था। लेकिन जब हम समुच्चय निर्माण रूप की बात कर रहे हैं
तब हम इन सभी तत्वों को, देखिए व्यक्तिगत रूप से नहीं लिख रहे हैं, इन सभी तत्वों को व्यक्तिगत रूप में न लिख के इन सभी तत्वों के अंदर एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है। क्या है? 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं हैं, तो उस उभयनिष्ठ गुणधर्म को हम लिख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ हम व्यक्तिगत तत्वों को नहीं लिख रहे हैं, तत्वों का उभयनिष्ठ गुणधर्म क्या है? 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं, इस गुणधर्म को लिखते हैं। बात समझ में आई? रोस्टर रूप में तत्वों को व्यक्तिगत रूप में लिखते हैं और समुच्चय निर्माण रूप में तत्वों को हम व्यक्तिगत रूप में नहीं लिखते, बल्कि उनके उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ गुणधर्म की बात करते हैं। बात समझ में आई? ये आपने समझ लिया बच्चों कि समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है, जो समुच्चय के बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। इसलिए समुच्चय निर्माण रूप में हम केवल अवयवों के सर्वनिष्ठ गुणधर्म का उल्लेख करते हैं और तत्व को व्यक्तिगत रूप से नहीं लिखते हैं। ठीक है, चलिए हम जो उदाहरण लेकर आपको समझाए थे, सेम वही उदाहरण यहाँ आ गया। अब हम 2-3 उदाहरण लेकर बच्चों आपको बताएंगे कि उनका रोस्टर रूप क्या होगा, समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा। पिछली क्लास में हमने आपको बता दिया था रोस्टर रूप, तब भी यहाँ हम दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि आपस में एक दोनों बहुत ही रिलेटेड होते हैं। क्या है? 14 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जो हमने अभी आपको बताया है। मैं ये मान कर चल रहा हूँ बच्चों कि कौन सा अवयवों का संग्रह समुच्चय बनाएगा, कौन सा नहीं बनाएगा, इसकी जानकारी आपको काफ़ी डिटेल में हो गई होगी, अगर आप हमारी सारी वीडियो एक क्रम में देख रहे होंगे। अब आगे की क्लासों में हमें मान कर चलेंगे कि आपको समुच्चय के बारे में पता है। देखिए बच्चों, 14 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं? हम आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं बच्चों, जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे से। 1, 2, 7, 14। ये क्या है? 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं का संग्रह, और ये संग्रह जो है समुच्चय बना रहा बच्चों। तो इसे हम सबसे पहले लिखते हैं रोस्टर रूप में। किसमें? रोस्टर रूप में। देखिए, रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? 1, 2, 7, 14। ये हमने लिख दिया। सभी अवयवों को हम कॉमा के द्वारा अलग कर दिए। इसके बाद हम इस मझले कोष्टक के अंदर इन सभी अवयवों को रख दिए। समुच्चय का इस प्रकार से निरूपण बच्चों रोस्टर रूप कहला जाता है। बात समझ में आई? लेकिन इन सभी अवयवों के अंदर एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है। वो सर्वनिष्ठ गुणधर्म कौन सा बच्चों? ये आपको प्रश्न में ही लिखा रहेगा हमेशा। देखिए, 14 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याएं, इनके अंदर गुणधर्म कौन सा है? ये सभी 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं हैं। तो जब भी बच्चों हम समुच्चय का निरूपण समुच्चय निर्माण रूप में करेंगे, किसमें? समुच्चय निर्माण रूप में, तो हम जैसे रोस्टर रूप में व्यक्तिगत रूप से इन सभी अवयवों को लिखा है 1, 2, 7, 14, तो समुच्चय निर्माण रूप में हम सभी अवयवों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लिखते हैं। इसमें हम इनके अंदर जो सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है उसकी बात करते हैं। देखिए, इन सभी अवयवों को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? एक अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया x, यहाँ XYZ आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD। फिर इस कॉलन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इनके अंदर का जो सर्वनिष्ठ गुणधर्म था वो क्या था बच्चों? x क्या है? मतलब 1, 2, 7, 14 क्या है? 14 को विभाजित करने वाली एक प्राकृत संख्या। बात समझ में आई? अब इस पूरे को आप इस कोष्टक के द्वारा बंद कर देंगे। बात समझ में आई?
14 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जब आप इस प्रकार से निरूपित करेंगे तो ये रोस्टर रूप कहला जाएगा, और इस प्रकार से निरूपण जब आप इसके सर्वनिष्ठ गुणधर्म का प्रयोग करके समुच्चय को निरूपित करेंगे तो उसे हम समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। बच्चों, आपको हम भूल गए, इसे पढ़ना कैसे है। देखिए, इसे पढ़ने का तरीका क्या है। सभी x का समुच्चय, इसे कैसे पढ़ते हैं, इसे पढ़ते कैसे हैं। सभी x का समुच्चय, क्या पढ़ते हैं बच्चों, सभी x का समुच्चय। लेकिन बताना पड़ेगा x क्या है। जहां x 14 को विभाजित करने वाली एक प्राकृत संख्या है। बात समझ में आई बच्चों। इसे हम पढ़ते कैसे हैं। सभी x का समुच्चय जहां x 14 को विभाजित करने वाली एक प्राकृत संख्या है। समुच्चय के निरूपण का समुच्चय निर्माण रूप हुआ बच्चों, और ये रोस्टर रूप हुआ। ठीक है, बात एक ही थी। ये जो संग्रह बन रहा था 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं का, इसे हमने रोस्टर रूप में भी लिख दिया, इसे हमने समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख दिया बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 है बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। बात समझ में आई। ये क्या है बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। और आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं वो क्या समुच्चय बनाते हैं। बात समझ में आई। अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं बच्चों वो समुच्चय बनाते हैं, ये आपको पता है, हमने पिछली क्लासों में बताया है। जब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर समुच्चय बनाते हैं तो इसे हम 2 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, या तो रोस्टर रूप में या तो समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप में हमने आपको बताया है, कोई भी संग्रह होगा जो समुच्चय बनाएगा उसे आप रोस्टर रूप में भी लिख सकते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख सकते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में उन सभी अवयवों के सर्वनिष्ठ गुणधर्म की जरूरत होती है और रोस्टर रूप में अवयवों की जरूरत होती है। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। अब इस समुच्चय को बच्चों हमें रोस्टर रूप में लिखना है, तो क्या करना होगा, इन सभी अवयवों के बीच हमें कॉमा का प्रयोग करना होगा। ए कॉमा, ई कॉमा, आई कॉमा, ओ कॉमा, यू। आपको ध्यान रखना है, अवयव को स्मॉल लेटर में ही लिखना है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। बात समझ में आई। तो अब इन सभी अवयवों के बीच आपने कॉमा का प्रयोग किया। अब इसे आप इस मझले कोष्टक के अंदर रख देंगे सभी अवयवों को। तो इस प्रकार से समुच्चय का निरूपण कौन सा रूप कहला जाएगा बच्चों, रोस्टर रूप। बात समझ में आई। जब आप समुच्चय के सभी अवयवों को कॉमा के द्वारा अलग कर लेते हैं और सभी अवयवों को इस मझले कोष्टक के अंदर रख देते हैं तो समुच्चय का इस प्रकार से प्रदर्शन रोस्टर रूप कहला जाता है बच्चों। अब इस समुच्चय को आप कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं, जैसे हम इसे कैपिटल भी लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आपने अंग्रेजी वर्णमाला का जो स्वर था उससे बनने वाले समुच्चय को रोस्टर रूप में लिख दिया। अब आप इसी अंग्रेजी वर्णमाला की स्वर का जो समुच्चय बन रहा है उसे समुच्चय निर्माण रूप में भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों, इसके अंदर एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होगा, हमने बताया तो प्रश्न में ही लिखा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर। ये
एक गुणधर्म है इनके अंदर, इन सभी अवयवों के अंदर एक गुणधर्म है। क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। क्या है? स्वर हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, इन सभी के अंदर एक गुण है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। जैसे आप देखेंगे, क्या बाई के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का गुण है? नहीं है, केवल यही 5 हैं। इसके अलावा अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर के अंदर एक गुण नहीं है कि वे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हों। कहने का मतलब ए इनके अंदर जो गुण है, ए सर्वनिष्ठ गुणधर्म हुआ। सर्वनिष्ठ गुणधर्म कहने का मतलब बच्चों कि इन सभी अवयवों के अंदर एक गुण है, इसके अलावा किसी और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अंदर नहीं होगा। जब हमने गुण का भी पता कर लिया तो इस समुच्चय को हम समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले हम इस मझले कोष्ठक से शुरुआत करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे क्या? एक्स। यहाँ बच्चों हमने बताया जरूरी नहीं है कि आप एक्स ही लिखिए, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ आप इनका उपयोग नहीं करेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। इनके अलावा कोई भी अक्षर लिख सकते हैं। मझले कोष्ठक से शुरुआत करेंगे, फिर क्या लिखेंगे? एक्स। अब एक्स क्या है? एक्स क्या है बच्चों? ए, ई, आई, ओ, यू, यही है। तो अब हमें बताना होगा कि एक्स है क्या। इनके अंदर बच्चों एक उभयनिष्ठ गुणधर्म है, उसी गुणधर्म को हमें यहाँ लिखना होगा कि आखिर एक्स है क्या। क्यों? यहाँ हमने व्यक्तिगत रूप से सभी अवयवों को लिखा, यहाँ हम व्यक्तिगत रूप से सभी अवयवों को नहीं लिखते हैं। इनके अंदर जो उभयनिष्ठ गुणधर्म होता है उसको लिखते हैं। बात समझ में आई? तो क्या उभयनिष्ठ गुणधर्म है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं एक्स। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। बात समझ में आई? अब इसे आप इस मझले कोष्ठक से बंद कर देंगे। बात समझ में आई? क्या आपने किया? सबसे पहले मझले कोष्ठक से शुरुआत किया, फिर लिखा एक्स। अब एक्स क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। हमने बताया एक्स का मतलब ए है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो आपने क्या लिखा? इनके अंदर जो उभयनिष्ठ गुणधर्म है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। इस प्रकार से समुच्चय का निरूपण बच्चों क्या कहला गया? समुच्चय निर्माण रूप। बात समझ में आई? एक और उदाहरण ले लेते हैं बच्चों। उदाहरण नंबर 3, 10 से छोटी सभी सम धनात्मक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या बोला जा रहा है बच्चों? 10 से छोटी, 10 से छोटी सभी सम धनात्मक प्राकृत संख्याएं, सभी सम धनात्मक प्राकृत संख्याएं। आप जानते हैं यहाँ एक एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिया गया है, धनात्मक प्राकृत संख्याएं। अरे प्राकृत संख्याएं जो होंगी वो धनात्मक ही होंगी। सम धनात्मक प्राकृत संख्याओं कहने का कोई मतलब नहीं था। अगर आप इतना भी बोल देते कि सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, वही मतलब होता। देखिए, 10 से छोटी सभी सम धनात्मक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 10 से छोटी पहले देख लेते हैं प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सभी बच्चों 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं हैं। अब हमें इनमें ढूंढना है कि सम प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं। आप जानते हैं इनमें सम और विषम दोनों प्रकार की प्राकृत संख्याएं हैं। तो सम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 4, 6, 8। इनको हम अलग कर लेते हैं। 2, 4, 6, 8। इस क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है 10 से छोटी सभी सम धनात्मक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 10 से छोटी सम प्राकृत संख्याएं 2, 4, 6 और 8 होंगी बच्चों। इसके अलावा कोई और
प्राकृत संख्या नहीं होगी, जो सम होगी और दफे छोटी होगी। बात समझ में आई। अब इन संख्याओं का जो संग्रह है बच्चों 2, 4, 6, 8 एक समुच्चय बनाएगा। क्यों? इफ परिभाषित संग्रह होगा। अगर इसे आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी सारी पिछली वीडियो देखिए कि ये क्यों परिभाषित संग्रह होगा। तो इसे हम बच्चों रोस्टर रूप में लिखना चाहते हैं इस संग्रह को। तो कैसे लिखेंगे? देखिए 2, 4, 6, 8 और इसे हम इस मझले कोष्ठक से बंद कर देंगे। तो ये क्या कहला जाएगा? समुच्चय के निरूपण का रोस्टर रूप। हमने डायरेक्ट इसलिए कर दिया बच्चों क्योंकि आपको 2-3 उदाहरण हमने करवा दिया तो समझ में आ गया होगा। अब हम जोड़ देंगे समुच्चय निर्माण रूप में इसे कैसे लिखेंगे। समुच्चय निर्माण रूप। देखिए बच्चों, आपने देखा ये जो 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं हैं, कहने का मतलब 10 से छोटी जो सम प्राकृत संख्याएं हैं इनके अंदर एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है। क्या है? ये जितने भी अवयव हैं 2, 4, 6, 8 ये क्या हैं? 10 से छोटी सम प्राकृत संख्याएं। ये सर्वनिष्ठ गुणधर्म है। क्या है? सर्वनिष्ठ, जो सभी के अंदर है। 2 के अंदर भी ये है, ये 10 से छोटी प्राकृत संख्या है, सम भी है। 4 10 से छोटी भी है और सम भी है। 6 10 से छोटी भी है और सम भी है। 8 10 से छोटी भी है और सम भी है। कहने का मतलब 2, 4, 6 और 8 के अलावा कोई और ऐसी सम प्राकृत संख्या नहीं होगी जो इस गुणधर्म का पालन करेगी। केवल यही 4 अवयव हैं जो इस गुणधर्म का पालन कर रहे हैं और हमें पता चल गया कि ये सर्वनिष्ठ गुणधर्म है। तो इस सर्वनिष्ठ गुणधर्म का प्रयोग करके हम समुच्चय निर्माण रूप में इस समुच्चय को लिख सकते हैं। बच्चों देखिए, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस कोष्ठक से शुरुआत करते हैं। फिर चलिए इस बार हम बाई का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे बाई का मतलब बाई क्या है? 2, 4, 6, 8। फिर उपयोग करते हैं बच्चों इस कॉलन चिन्ह का। बात समझ में आई? बाई क्या है? 2, 4, 6, 8 इनके अंदर एक उभयनिष्ठ गुणधर्म है। क्या है? कि ये सभी 10 से छोटी सम प्राकृत संख्याएं हैं। तो इसी गुणधर्म को हम अब कॉलन चिन्ह के बाद लिखते हैं बच्चों, जो बाई के बारे में बताता है। बाई क्या है? बाई 10 से छोटी सम प्राकृत संख्या है। क्या है? बाई 10 से छोटी सम प्राकृत संख्या है। समुच्चय का इस प्रकार से निरूपण बच्चों समुच्चय के निरूपण का समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। बात समझ में आ गई? देखिए इसी बात को कि 10 से छोटी सभी सम धनात्मक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसे हमने रोस्टर रूप में लिख दिया जो इस प्रकार से होगा, और समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया जो इस प्रकार से होगा। बात समझ में आई? इसे हम पढ़ेंगे कैसे बच्चों? सभी बाई का समुच्चय। अब बाई के बारे में बताना होगा कि बाई क्या होगा। हमने आपको बताया बाई क्या है? 2, 4, 6, 8 लिखना पड़ेगा। जहां बाई, लेकिन आप 2, 4, 6, 8 नहीं लिखेंगे, इनके अंदर जो सर्वनिष्ठ गुणधर्म है उसे लिखेंगे। सर्वनिष्ठ गुणधर्म क्या है? 10 से छोटी सम प्राकृत संख्याएं हैं। जहां बाई 10 से छोटी सम प्राकृत संख्या है। बात समझ में आई बच्चों? तो इसे क्या पढ़ेंगे? इस समुच्चय निर्माण रूप में जो समुच्चय लिखा हुआ है, सभी बाई का समुच्चय जहां बाई 10 से छोटी सम प्राकृत संख्या है। बात समझ तो आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी समुच्चय को हम
रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं और समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक बच्चों, आप इस क्लास को भी देखिएगा अच्छे से। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे वो काफ़ी अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।